दो तरह की गरीबी होती है सर एंड मैम, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कंपटीशन बढ़ रहा है उसी के ऊपर मेरा ये जवाब है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कंपैरेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है निरपेक्ष गरीबी, इसका मतलब होता है सापेक्ष गरीबी। हमारे देश में प्लानिंग कमीशन ने फिक्स किया था 28 रुपए एक दिन में जो भी कमाता है वो कौन है? गरीब नहीं है। मैं नहीं बोला अमीर है, गरीब नहीं। लेकिन क्या ये कौन सी पॉवर्टी हो गई? 28 रुपए, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लेकिन क्या आप बताओ मेरे को 28 रुपए एक दिन में वो गरीब है या अमीर है? गरीब ही है ना वो। अच्छा मान लो वो व्यक्ति 100 रुपए एक दिन में कमाता है तो भी गरीब है। वेरी गुड। अच्छा 1000 कमाता है तो अमीर नहीं है, गरीब नहीं है और अमीर भी। अच्छा मान लो एक दिन में 10,000 कमाता है तो 3 लाख रुपए महीने। अरे सर थोड़ा और बढ़ाओ। अगर 10 लाख रुपए एक दिन में कमाता है तो भजन सेठ है, सही है। अगर 10 करोड़ रुपए एक दिन में कमाता है तो अंबानी है, और अगर 100 करोड़ रुपए कमाता है तो वेरी गुड, बिल गेट्स है। वेरी गुड। अच्छा एक बार दोबारा हो, क्या 10 लाख रुपए दिन में कमाने वाला गरीब है क्या? वेरी गुड। क्या 10 करोड़ दिन में कमाने वाला गरीब है क्या? क्या 100 करोड़ दिन में कमाने वाला गरीब है क्या? लेकिन क्या 100 करोड़ रुपए दिन में कमाने वाली व्यक्ति की तुलना में 10 लाख रुपए दिन में कमाने वाला बहुत गरीब हो गया क्या? बहुत गरीबी हो गया ना, इसकी तुलना में तो बहुत गरीब। वो गरीब नहीं है, लेकिन अगर मैं तुलना करूं तो बहुत गरीब है ना वो। आप 4 पढ़ रहे हो, वो 6 पढ़ रहा है तो आप गरीब हो गए। आप 8 पढ़ रहे हो, दूसरा 10 पढ़ रहा है, आप गरीब हो गए। आप 12 पढ़ रहे हो, दूसरा 16 पढ़ रहा है। मैं ये नहीं बोला आपने मेहनत नहीं की, दूसरे ने आपसे ज्यादा कर ली, मैं ये बोल रहा हूं। आया समझ? पढ़ाई काय में करनी है सर? 4 घंटे सफिशिएंट होते हैं क्या? मैं थक चुका हूं इन क्वेश्चनों को सुनते सुनते, इसलिए मैंने खुद ही बता दिया आपको। पढ़ाई एब्सोल्यूट में नहीं, 4 घंटे, हाँ 4 घंटे सफिशिएंट है। लेकिन दूसरा 8 पढ़ रहा है दादा तो क्या होगा? दूसरा 10 पढ़ रहा है तो क्या होगा? पढ़ाई हमेशा तो पढ़ाई हमेशा काय में करना चाहिए? कंपैरेटिव में करना चाहिए। क्यों? समझ में आ गया ना क्यों? नहीं तो दूसरे की तुलना में आप क्या हो जाओगे? गरीब। पूछ रहे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ा था। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपने पढ़ा था। यस वेरी गुड। तब सर मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, उन्होंने आसपास के अन्य देशों के प्रधानमंत्री या जो मंत्री वगैरह थे उनको भी बुलाया था। बिल्कुल बुलाया था। तो हमारे आसपास के जो छोटे छोटे से देश हैं, तो उनकी क्या भूमिका रहेगी? अच्छा, हमारे देश आपका क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा देता हूं। इनका क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन हमारी सरकार बहुत फोकस कर रही है, ये तो बात पहली बात। दूसरी बात, आपने छोटे देशों की बात की ना, इन्होंने बोला है कि सर चाइना और अगर मैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी अच्छी है। छोटे देशों में मैं कौन से लूंगा? म्यांमार लूंगा, भूटान लूंगा। अब आप या तो आ जाइए, जल्दी आ जाइए। चाइना और पाकिस्तान नहीं लूंगा, हम बाद में भी इनको लाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेन देश है वो कौन कौन से लेंगे? म्यांमार, भूटान, श्रीलंका। तो ये पूछ रहे हैं, इनका क्वेश्चन ये है कि आखिरकार भारत को इन देशों से क्या मदद मिलेगी? और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, सार्क के सदस्यों को उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कंट्रीज, जितने भी साउथ एशिया के व्यक्ति मतलब प्रधानमंत्री थे, म्यांमार हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, आखिरकार इनको बुलाया। तो ये छोटे छोटे देश भारत की बड़ी पॉलिटिक्स में कैसे रोल अदा कर सकते हैं? यही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको भी आज हमने किया। अब आपके एक और प्रश्न की ओर मैं आगे बढ़ता हूं। जो आपका एक अच्छा प्रश्न था वो क्या था? इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन, पहली बात ये। दूसरी बात, आस पड़ोस के छोटे मोटे देश। आप वेट कर लीजिए बाहर, है ना। आस पड़ोस के छोटे मोटे देश। सबसे पहले तो ये देखो, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, पूरी मोदी जी की आपको यहीं की फिलोसॉफी 15-20 मिनट में समझा देता हूं। अंतरराष्ट्रीय रिलेशन, अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन जरूरी क्यों होते हैं?
पहली बात तो ये जरूरी क्यों होते हैं? पहला कारण, युद्ध को रोका जा सके। पहला कारण क्या है? सिंपल 3 कारण बता रहा हूं। कब बताए थे ये? 1993 में एक मीटिंग हुई थी अमेरिका में। 1993 में एक मीटिंग हुई थी अमेरिका में। अमेरिका के उस मीटिंग में एक व्यक्ति थे जिसका नाम था सी शेलिंग। क्या नाम था उसका? सी शेलिंग। सी शेलिंग ने बताया था इंटरनेशनल रिलेशन इज ऑल अबाउट 3 थिंग्स। इंटरनेशनल रिलेशन केवल 3 कारणों से होते हैं। पहला कारण, युद्ध ना हो। दूसरा कारण, व्यापार हो सके, ट्रेड हो सके। तीसरा कारण, पीपल माइग्रेशन, लोग बाग एक दूसरे के देश में जा सके। आपको भी तो घूमने की इच्छा होगी ना अमेरिका, तो आप जा सकते हो बिल्कुल। तो इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे होंगे। पाकिस्तान में कभी भी प्लान बनाओगे क्या हनीमून का? क्यों नहीं बनाओगे? हमारे इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे नहीं है ना। समझ में आ रहा है ना? तो इंटरनेशनल रिलेशन 3 चीजों के कारण होते हैं। पहला कारण है युद्ध ना हो, दूसरा कारण है व्यापार, और तीसरा कारण है लोग बाग आराम से घूम सके। ये 3 कारण। सी शेलिंग 1993, ये हो गया आपका फैक्ट मेंस के लिए। ये क्या हो गए? फैक्ट। अब आप और इसके अंदर चलते हैं। अच्छा, युद्ध ना हो ये कौन डिसाइड करेगा? आम लोग या सरकार? ये होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये किसके बीच में रिलेशन होते हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। व्यापार हो सके ये किसके बीच में होते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। ये कहते हैं पीपल टू पीपल, जनता से जनता, व्यापार से व्यापार, सरकार से सरकार। आज क्या पाकिस्तान के साथ हमारे सरकार से सरकार, व्यापार से व्यापार, लोग से लोग, तीनों खराब है कि नहीं है? तीनों कवर हो गए? वेरी गुड। आज क्या अमेरिका के साथ हमारे तीनों अच्छे हैं क्या? बिल्कुल है। 1965 से पहले, या मैं बोलूं 1957 से पहले, 1957 से पहले चाइना के साथ हमारे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल बहुत अच्छे थे। हमारे अच्छे थे उनसे, उनके अच्छे नहीं थे हमसे। तो चाइना के साथ हमारे, ये कह सकते हैं तीनों अच्छे थे। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद हमारे चाइना से तीनों खराब हो गए। लेकिन पिछले 10 सालों में आप पूरा माल काहे का खरीदते हो? चाइना। तो चाइना के साथ हमारे कौन से बढ़े? बिजनेस टू बिजनेस बढ़े, तो पीपल टू पीपल भी बढ़ेंगे क्या? लोग बागी तो बिजनेस देंगे ना। तो पीपल टू पीपल बने तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बनने पड़ेंगे क्या? सरकार ना चाहे तो भी बनाना पड़ेगा क्या? बनाना पड़ेगा ना। तो मतलब चाइना के साथ हमारे आज बिजनेस टू बिजनेस बहुत अच्छे हैं, पीपल टू पीपल बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी बना। भारत का जितना भी कच्चा माल है ना, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वो कहां पे जाता था? इंग्लैंड में। क्लियर है? इंग्लैंड से इस कच्चे माल से क्या बनता था? प्रोडक्ट, उत्पाद। वो कहां आता था? इंडिया। क्यों सर? इंडिया में मांग ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा है तो मांग ज्यादा है। ब्रिटेन में लोग एक अच्छी लाइफ पहले जी चुके थे उस समय तक, 50-60 साल के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद। तो उसके बाद भारत से कच्चा माल जाता था और वो पूरा बना बनाया माल कहां पे आता था? इंडिया। और भारत से जबरदस्ती की जाती थी कि अगर आपके देश में माल 20 रुपए में मिल रहा है तो भी आपको हमसे 5,000 रुपए में वो खरीदना पड़ेगा। ये हमारी जबरदस्ती है। आगे समझ? जबरदस्ती है, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको हमको कच्चा माल देना भी पड़ेगा, हम चाहे जिस कीमत पे। और सुनो, इतना ही नहीं, हमको तो कच्चा माल देना है। पता चली मान लो 1 किलो रुई के हम आपको दे रहे हैं 200 रुपए, फ्रांस दे रहा है आपको 2 लाख रुपए। आप फ्रांस को नहीं बेच सकते, आप हमको ही बेचोगे। ये भी इंडिया के ऊपर कंडीशन। तो कॉलोनी मास्टर क्या करते थे? इंडिया से पूरा कच्चा माल ले जाते थे, वहां पे बनाते थे। अब इससे क्या हुआ? अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर वो भारत में ही बना लेते, वो भारत में ही बेच देते। अरे भारत में बनाऊंगा तो रोजगार और एम्प्लॉयमेंट कहां का लेना पड़ेगा मुझे? भारत का। इंग्लैंड में मेरे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये कच्चा माल ले जाते थे। इंग्लैंड में उस समय औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, वहां पे माल बनता था, भारत आता था। आज चाइना के साथ हमारे कौन सा है? चाइना के साथ भी हमारी पूरी की पूरी ट्रेड एक कॉलोनियल पैटर्न फॉलो करती है। आ गया समझ में? आज चाइना के साथ भी यही चल रहा है। चाइना भी तो यही करता है, हमारे ज्यादा से ज्यादा खनिज पदार्थ, रॉ मटेरियल लेता है वापस। और क्या चल रहा है? तो ये तो वही चल रहा है सर।
तो फिर सरकार ने इस बात पे ध्यान दिया, बिल्कुल सही बात है, तो सरकार ने कहा नहीं, अब आप हमारी आईटी और आईटीईएस सर्विसेज को बढ़ावा दो। आ गया समझ में? वही ब्रिटेन के साथ चल रहा था, वही चाइना के साथ चल रहा है, पूरी की पूरी हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। अब इंटरनेशनल रिलेशन जरूरी क्यों है, ये समझ में आ गया। आप अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत की आपको परमाणु नीति पता है क्या? न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया क्या है? भारत की परमाणु नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत कभी आगे होकर युद्ध करेगा क्या? परमाणु बम छोड़ेगा क्या? भारत की पहली नीति क्या है? आगे होके सबसे पहले परमाणु बम का यूज नहीं करेगा। वेरी गुड। भारत की पहली नीति क्या है? एक और बार, कभी क्या भारत आगे होके परमाणु बम पाकिस्तान पे गिराएगा क्या? नहीं। पाकिस्तान ने गिरा दिया तो फिर भारत की ये भी नीति है, फिर भारत ये नहीं देखेगा पाकिस्तान ने एक गिराया है, फिर भारत की मर्जी पड़ेगी जितने गिराएगा। डिस्प्रपोर्शनेट वॉर करेंगे फिर हम। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब अनुपात नहीं देखेंगे कि उसने एक उड़ाया तो हम दो, डिस्प्रपोर्शनेट करते ही जाएंगे। आगे ही बढ़ो। तो सर ये तो क्या, और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने ये नीति अपना रखी है? लेकिन इसमें रिस्क है ना। पहली बात तो ये, आप ये बोल रहे हो कि भारत की परमाणु नीति ये है आगे होके हम किसी पे परमाणु बम नहीं छोड़ेंगे। मान लो पाकिस्तान ने हम पे पहले छोड़ दिया तो हम इस कंडीशन में ही नहीं रहेंगे कि हम परमाणु बम छोड़ सकें। एक न्यूक्लियर वेपन काफी है पूरे देश को तबाह करने के लिए, लगभग हलचल मचाने के लिए, तो हम उस स्थिति में ही नहीं होंगे ना। फिर भी भारत ने ऐसी पॉलिसी, तो क्या सर अमेरिका की भी यही नीति है क्या? बिल्कुल नहीं। अमेरिका तो पूरे विश्व का यूनिपोलरिटी मतलब एक ध्रुवीयता, एक ध्रुवीयता मतलब पूरा विश्व में केवल एक ही दादा है, अमेरिका। इससे पहले कौन सी चलती थी? द्वैत ध्रुवीयता, बाइपोलरिटी, जब यूएसएसआर और यूएसए थे। उसके पहले कौन सी चलती थी? मल्टीपोलरिटी, बहुत सारे दादा होते थे। अब कौन सी चल रही है? यूनिपोलरिटी, एक ही दादा है। आगे कौन सी आएगी? मल्टीपोलरिटी 100%, क्योंकि इंडिया और चाइना भी तो है ना। चाइना तो अब दौड़ में है ही से ही, लगभग पहुंचने की कगार पे ही है, और इंडिया भी दौड़ में, तो मल्टीपोलरिटी हो जाएगी, बहुत सारे दादा होंगे, सबकी दादागिरी मानना पड़ेगी। तो भारत ने ऐसी नीति क्यों बनाई है? आपके क्वेश्चन पे ही आ रहा हूं मैं। आप ये सोच रहे होंगे भारत की ऐसी नीति क्यों है, यही क्वेश्चन होगा ना। सामने वाले ने पहले यूज कर लिया और भारत कह रहा है कि मैं दूसरे नंबर पे यूज करूंगा, भले ही मैं डिस्प्रोपोर्शनेट करूं लेकिन मैं दूसरे नंबर पे यूज करूंगा, पहले मैं देखूंगा, इंतजार करूंगा। तो क्या भारत की ये क्या नीति है सर? ये मेरे को समझ में नहीं आया। कोई ऐसा कानून नहीं है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया हुआ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। ये भारत की खुद की पर्सनल बनाई हुई पॉलिसी है, बिल्कुल इसमें संयुक्त राष्ट्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने बिल्कुल इंडिया को फोर्स नहीं करा आप ऐसा करो, बल्कि इंडिया को तो फोर्स कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि इंडिया ने आज तक यूज नहीं किया। बैन करना है तो फिर इराक, ईरान, इनमें करना चाहिए ना, जो कि बैन भी था। भारत में तो सवाल ही नहीं उठता, यूनाइटेड नेशन। तो फिर इसका कारण क्या है? China is also a developing country. ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्री रिस्क नहीं ले सकती। अच्छे आंसर आ रहे हैं मेरे पास। डेवलपिंग कंट्री रिस्क नहीं ले सकती, विकासशील देश रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन थोड़ा सा हम इसको और ऊंचे लेवल पे, आप लोग और कोई आंसर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारत ऐसा कर क्यों रहा है कि भारत सबसे पहले कभी भी परमाणु बम को यूज नहीं करेगा? व्हाट इज द रीजन? कोई और आंसर देना चाहेगा? बढ़े आगे। बिग ब्रदर सिंड्रोम। हालांकि सिंड्रोम हम साइंस में, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशन में बताता हूं बिग ब्रदर सिंड्रोम। बिग ब्रदर सिंड्रोम का मतलब क्या है? आपका कहना यह था छोटे छोटे देश। छोटे छोटे देश में हम लेंगे साउथ एशिया के देश। साउथ एशिया के देश में चाइना नहीं आता, साउथ एशिया के देश में इंडिया आता है, श्रीलंका आता है, लेकिन हम चाइना को भी बाद में घुसाएंगे। अभी हम साउथ एशिया के देश लेते हैं। जितने भी साउथ एशिया के देश है ना, अधिकतर उनकी सबकी बॉर्डर किससे लगती है? भारत से। पहला पॉइंट क्या हो गया? और यह भी ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी देश है ना साउथ एशिया में,
किसी भी दो देश की आपस में बाउंड्री नहीं मिलती। समझ में आया? कोई भी ऐसे दो देश नहीं है, इसका वादे अफगानिस्तान पाकिस्तान, इसका वादे अफगानिस्तान पाकिस्तान, उनकी बाउंड्री मिलती है। इसके अलावा ऐसे देश ही नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, जिनकी बाउंड्री मिलती हो। और सबकी बाउंड्री किससे लगती है? भारत से लगती है। समझ में आ गया? हमारे पास भूटान है, म्यांमार है। ये जो छोटे छोटे देश है ना, ये भारत से बोलते हैं कि साउथ एशिया में, पूरे दक्षिण एशिया में अगर टोटल जनसंख्या की बात करूं तो 65% कौन है? भारतीय। कौन है? भारतीय। आगे समझे? पूरी जनसंख्या अगर मैं बात करूं साउथ एशिया में तो 65% लोग कौन है? भारतीय। और लगभग 65% ही जीडीपी किसकी है? तो इनमें सबसे ज्यादा वाला देश कौन सा हो गया? भारत हो गया। आगे समझे? जितने भी साउथ एशिया के देश हैं, पूरा का पूरा नेतृत्व इंडिया करता है, ऐसा सोचा जा सकता है। 65% लोग भारतीय हैं, तो ये देश हमसे हमेशा डर के रहते हैं कि भारत हमको उसी प्रकार से नियंत्रित कर रहा है जैसा बड़े भाई छोटे भाई करता है। इस सिंड्रोम को बोलते हैं बिग ब्रदर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? बिग ब्रदर सिंड्रोम। कि हम तो बिग ब्रदर सिंड्रोम से ग्रसित हैं और भारत हम पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत इनको समझाना चाहता है, मैं आप सभी के सहयोग के लिए तैयार हूं, मैं आप पे दबाव बनाना नहीं चाहता हूं, मैं आप सबको मिलकर रखना चाहता हूं, और मैं आप सभी को यह वादा करता हूं, नो फर्स्ट यूज, मैं पहले यूज नहीं करूंगा। अब बात आती है, सर ये बिग ब्रदर सिंड्रोम, मान लो वो डर रहे हैं, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है? उस पर आते हैं। अब एक आप न्यू पेज निकाल लीजिए और उसमें लिखिए बिग ब्रदर सिंड्रोम डैश, बिग ब्रदर सिंड्रोम डैश, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, स्ट्रिंग ऑफ पल्स लिख देता हूं मैं, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब मोतियों की। चलिए इस चार्ट को देखो, ये दिख रहा है ग्रीन इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका दिख रहे हैं। इनमें आपको मोती मोती दिख रहे हैं क्या? ये आसपास किसके देश है? भारत के आसपास के देश है, दिख रहे हैं ना? भारत से बाउंड्री टच हो रही है कि नहीं इनकी? दो देशों की आपस में हो रही है क्या? नहीं हो रही। भारत से टच हो रही है क्या? पाकिस्तान अफगानिस्तान की हो रही है? हो रही है ना बाउंड्री टच। चाइना क्या कर रहा है? चाइना को एक बहुत बड़ी तड़प थी जो उसने 1962 में मिलाई, उसका नाम था तिब्बत। तिब्बत को पूरी तरीके से चाइना ने तो चाइना एक नीति बना रहा है जिसके अंतर्गत चाइना चारों तरफ से भारत को घेर रहा है, दिख रहा है? मोती मोती मोती, मोतियों की माला बन रही है। इस पॉलिसी को क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स। अब इसने बांग्लादेश में गांव ले रखा है चटगांव, इसने श्रीलंका में एक ले रखा है जिसका नाम है हवन तोता, क्लियर है? इसने यहां पे गांव ले रखे, इसने यहां पे गांव ले रखे, इसने यहां पे गांव ले रखे, इसने पाकिस्तान में गांव ले रखे। क्यों ले रखे? भारत को घेरो। किस नाम पे ले रखे? मैं आपका विकास करूंगा, मैं आपका विकास करूंगा, मैं आपका डेवलपमेंट करूंगा, मैं आपको टेक्नोलॉजी दूंगा, मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। बात ही बात में इसने पूरी स्ट्रिंग ऑफ पल्स से भारत को घेर लिया। तो आप ही मेरे को बताओ, ये छोटे देशों की राजनीति इंपॉर्टेंट नहीं हो जाती क्या? आपका जो क्वेश्चन था ना इंटरनेशनल रिलेशन, आखिरकार मोदी जी को क्या जरूरत पड़ गई? श्रीलंका के, म्यांमार के, भूटान के, बांग्लादेश के अनेक अनेक लोगों को अपने प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में बुलाने की। यह कारण था। आ रहा है समझ में? कारण क्या था? यह कारण था। इनको हम बताना चाहते हैं, हमसे डरो मत, क्योंकि अगर हम इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे ना, चाइना पूरा घेरता चला जाएगा। चाइना तो यह भी कोशिश कर रहा है अंडमान निकोबार को भी घेर ले, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जाग गई फाइनली, तो चाइना पूरी इस पे कम हुआ है। या तो आप इन्वेस्टमेंट करो या तो चाइना आके इन्वेस्ट करेगा। अब आप सोचते होगे सर भारत में पैसे आते नहीं है, वो मोदी जी जाते हैं म्यांमार में पैसे दिए आते हैं, मोदी जी जाते हैं बांग्लादेश, देना ही पड़ेंगे भैया। समझ में आ रहा है ना? पूरा लॉजिक समझ में आ गया? आपको आंसर मिल गया आपका सार्क के वो वगैरह क्यों आए थे? अरे ना, वो है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान,
ठीक है। ये जो संविधान है ना, ये भारत के सिटीजन्स के लिए बनाया गया है, मतलब भारत के नागरिकों के लिए बनाया गया है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के लिए है, मतलब सिटीजन्स भारत में सबसे ऊपर आते हैं, भारत की जनता। आप मेरे को बताओ, क्या भारत में जो पीएम है वो पहले आएगा या भारत के जो नागरिक हैं सबसे पहले? वो जो पीएम होता है ना, जो पार्लियामेंट होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो सांसद होते हैं, वो भी काहे के लिए होते हैं? सिटीजन्स के लिए होते हैं। अब सिटीजन्स की अगर अपन बात करें तो अच्छी खासी मात्रा पे अपन को बात करना पड़ती है। 125 करोड़ सिटीजन। ये जो 125 करोड़ सिटीजन है, अगर मैं 2011 की बात करूं, क्योंकि हर 10 साल के अंदर जनसंख्या की गणना होती है, पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, तो 125 करोड़ लोग हैं। क्या इन्हें 125 करोड़ लोगों को कोई चलाता है क्या? गवर्न करता है क्या? शासन करता है क्या? इन 125 करोड़, देखो इतिहास में अगर मैं आपको ले जाऊं तो एक सिंपल सी चीज समझने की कोशिश करना, एकदम सिंपल रखेंगे आज हम सब कुछ। अगर मैं हिस्ट्री में आपको थोड़े 2-3 हजार साल पहले ले जाऊं, तो सबसे पहले इतिहास में क्या क्या होते थे? छोटे छोटे कबीले होते थे। क्या होते थे? छोटे छोटे कबीले। कितने कितने लोगों के? 100-100, 200-200 लोगों के। कोई 100 लोगों का कबीला, कोई 200, जैसे आज मोहल्ले होते ना, 100-200 लोगों के कबीले होते थे। अब ये जो कबीले होते थे ना, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिटी। मतलब क्या है सर? आज आप जीवन जीते हो तो आपका जीवन ज्यादा से ज्यादा इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा है। इंडिविजुअलिज्म मतलब हर एक व्यक्ति अलग अलग है। और पहले कौन सा जीवन चलता था? कम्युनिटी। मतलब पूरी कम्युनिटी, पूरा का पूरा कबीला मिलकर डिसाइड करता था हम लोगों को करना क्या है। और आज हम सारे डिसीजन स्वयं लेते हैं। ये बात तो समझ में आ रही है ना? तो पहले कौन सा जीवन होता था? कम्युनिटी वाला। लेकिन 100 लोग 100 जनों के निर्णय ले लेते, मान लो आगे चल के यही कबीला हो गया 1000 लोगों का, तो 1000 लोग पूरी की पूरी एक कम्युनिटी का डिसीजन ले, तो 1000 लोगों में अलग अलग सबके मत होंगे, तो ये डिसीजन मेकिंग यहां पे टफ हो जाएगी या सिंपल हो जाएगी? निर्णय लेना और ज्यादा टफ हो जाएगा। अब मान लो मैं 1 लाख लोगों की बात करूं और 1 लाख लोगों के लिए मैं ये बोलूं कि 1000 लोग इन लोगों का भविष्य तय करेंगे कि 1000 लोग करेंगे क्या, या सॉरी 1 लाख लोग करेंगे क्या, तो डिसीजन और ज्यादा टफ हो गया। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, हमारे देश में पार्लियामेंट है, संसद है, जी कितने लोगों को गवर्न करती है? 125 करोड़। लेकिन इसमें होते कितने लोग हैं? मात्र 545, 545 मेंबर्स है। 545 लोग, 545 लोगों की संसद पूरे 125 करोड़ भारतीयों को गवर्न करती है कि आखिरकार पॉलिसी क्या होगी, नीति क्या बनेगी, ये पूरे 125 करोड़ लोगों की कौन बनाते हैं? हमारी संसद बनाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 545 लोग सब अलग अलग चल रहे हैं। ये कुछ और कह रहा है, फॉरेन मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, विदेश मंत्री कुछ और कह रहा है, आर्थिक सलाहकार कुछ और कह रहा है, सब लोग अलग अलग चल रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग टफ हो गई है, सिंपल हो गई? टफ हो गई। तो फिर इस पार्लियामेंट में से निकल के आती है क्या? मिनिस्ट्री। क्या निकल के आती है इसमें से? मिनिस्ट्री। अब जब ये संसद में से मिनिस्ट्री निकल के आई, तो जो 545 थे अब वो कम हो गए। अब वो कम लोग 125 करोड़ लोगों का निर्णय करते हैं। लेकिन कभी कभी इस मंत्रालय में भी, इस मिनिस्ट्री में भी क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। तो फिर इन 545 में से मिनिस्ट्री आई और फिर मिनिस्ट्री में से निकल के आता है क्या? कैबिनेट। क्या आता है इसमें से निकल के? कैबिनेट आता है। तो 125 करोड़ लोगों का पूरा निर्णय अब हमने किसको दे दिया? कैबिनेट को दे दिया। समझ में आ गया? लेकिन कभी कभी इस कैबिनेट में भी मतभेद हो गया। फॉरेन मिनिस्टर कुछ और कह रहा है, इकोनॉमिक मिनिस्टर कुछ और कह रहा है। तो फिर क्या करें? तो इंदिरा गांधी ने एक नई योजना निकाली जिसका नाम था किचन कैबिनेट। क्या था उसका नाम? किचन कैबिनेट। 125 करोड़ भारतीय से हम कहां पे आ गए? पहले संसद पे 545 से कहां पे आ गए? मिनिस्ट्री से कहां पे आ गए? कैबिनेट। अब कैबिनेट में और दिक्कत आ रही थी, कहां पे आ गए? किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। समझ में आ रहा है? किचन कैबिनेट में 2 से 3 जने होते हैं। ये चालू किसने करा था किचन कैबिनेट वाला सिस्टम? इंदिरा गांधी ने। अब इसमें मेन 3 जने होते हैं, वो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से रखते हैं। अधिकतर कंपनियां का फेल होती है, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं। कैबिनेट यहां पे हो गया,
किचन कैबिनेट यहां पे हो गया, मिनिस्ट्री यहां पे हो गई, पार्लियामेंट यहां पे हो गई, और ये 125 करोड़ लोग हो गए। अधिकतर कंपनियों का फेल होने का कारण यह है कि जो बातें किचन कैबिनेट में होनी चाहिए वो कहां पे हो जाती हैं? कैबिनेट में हो जाती है। जो बातें कैबिनेट में होनी चाहिए वो कहां पे हो जाती है? मिनिस्ट्री में। जो बातें मिनिस्ट्री में होनी चाहिए वो कहां पे हो जाती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो बातें किचन कैबिनेट में होनी चाहिए, जो 2 चीफ सलाहकार है हमारे, उनसे होना चाहिए, वो केवल उनसे ही होना चाहिए, फिर उसको कैबिनेट में नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट पूरी समझ में